गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अब हम ज्योग्राफी में कहाँ तक पहुँच गए थे। हमने क्या क्या कर लिया था बच्चों। हमने शुष्क खेती कर लिया था, हमने आर्द्र खेती कर लिया था, हमने वर्षा पर निर्भर खेती कर लिया था। ठीक है, तो हमने ये सारे टॉपिक जब कर लिए तो उसके बाद अब जब टॉपिक आता है तो वो आता है खाद्यान्न फसलें। क्या आता है? खाद्यान्न फसलें। ठीक, अब ये बातें आपने याद रखनी है कि किस जो कृषि है वो किस पर निर्भर करती है भाई? आर्द्रता पर। किस पर निर्भर करती है? आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आर्द्रता पर निर्भर करती है तो उसके लिए हमारे पास बड़ा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था वो क्या था कि हमारे पास जो कृषि थी वो कितने तरह की थी भैया? अगर आप देखोगे तो कृषि के प्रकार आपने देखे थे तो कृषि के प्रकार में दो तरह की कृषि थी, सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर कृषि। अगर सिंचित कृषि देखोगे तो वो थी रक्षित, ठीक है, और एक थी उत्पादक। एक थी उत्पादक, और अगर वर्षा निर्भर देखोगे तो शुष्क और एक आर्द्र। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। शुष्क थी, क्लियर, एक क्या थी आपकी? शुष्क खेती और एक आर्द्र भूमि। ठीक, शुष्क और आर्द्र ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शुष्क मतलब जहाँ 75 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, और आर्द्रता जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें ये भी जान लिया था, चलो ठीक है, इतना कर लिया था हमने क्लियर, कि हमारे पास जो भारत में कृषि के प्रकार थे, ठीक, उसको कितने हिस्सों में बांट दिया गया था? उसको बांट दिया गया था दो हिस्सों में। ठीक है, भारत में कृषि के प्रकार को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। वो सिंचित कृषि थी और वर्षा निर्भर कृषि थी। सिंचित कृषि में हमने देख लिया था और वर्षा निर्भर कृषि में हमने देख लिया था। अब इसी के आधार पर हमारे पास क्या हैं? खाद्यान्न फसलें हैं। क्या है भाई? खाद्यान्न फसलें हैं। चीज़ को बिल्कुल दिमाग में लेके बैठना कि खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आप ये बात कहें कि भारत के अंदर खाद्यान्न फसलों का अपना ही, खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें, तो बहुत तरह की फसलें होती हैं। हम अब सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं खाद्यान्न फसल पर। भारत में 2/3 भाग पर, कितने भाग पर भैया? 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं? जो मतलब हम खाने के लिए, ठीक है, जीवन निर्वाह करने के लिए, क्लियर। तो हम क्या करते हैं? खाद्यान्न फसलें बोते हैं। ये बात याद रखना कि खाद्यान्न फसलें हमें अपना खाना खाने के लिए, हम उसे बेच भी सकते हैं थोड़ा बहुत, तो खाद्यान्न के साथ साथ हम व्यापारिक कृषि भी करते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा व्यापारिक कृषि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन को मतलब हम सरवाइव करने के लिए खाद्यान्न फसलें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो पहली बात तो ये याद रख लो कि पूरा जो बोया गया क्षेत्र आप निकालोगे उसमें से 2/3 भाग पर क्या उगाई जाती हैं? खाद्यान्न फसलें। ठीक है, खाद्यान्न फसलें, ये ध्यान रखना, क्लियर। क्लियर। अब अगर खाद्यान्न को देखोगे आप तो खाद्यान्न को कितने भागों में बांटा जाता है? खाद्यान्न में आती हैं दो तरह की फसलें। अगर खाद्यान्न में देखोगे आप तो उसमें आती है, एक अनाज आता है और एक क्या आता है? अनाज के साथ साथ दालें आती हैं। ठीक है, ये दोनों ही खाद्यान्न फसलें हैं, व्यापारिक फसलों से अलग। ठीक है, तो खाद्यान्न और दालें। अब सबसे पहले हम लोग जो करते हैं वो करते हैं हम लोग अनाज। ठीक है, हम लोग वो करते हैं अनाज। अनाज में कुछ एक आंकड़ा जो आपने याद रखना है। तो पहला आंकड़ा जो है वो कि कुल बोया गया जो क्षेत्र है, कुल बोया गया जो क्षेत्र है उसमें से 51% भाग पर, कितने भाग पर? सॉरी, 54% भाग पर हम क्या करते हैं भैया? अनाज बोते हैं। कितने पर बोते हैं भैया? 54% पर। और भारत का तीसरा स्थान है इसमें। भारत का तीसरा स्थान है, ये बात आप याद रखोगे। अनाज बोने में भारत का, पूरे विश्व का 11% भारत क्या करता है? अनाज बोता है। तो आप अनाज को इतने से लिख सकते हो। अब अनाज के अंदर सबसे पहला जो हम करने वाले हैं वो है चावल। वो क्या है भैया? चावल है। ठीक है, अब चावल के लिए हमें पॉइंट बना बना के लिखने हैं। सबसे पहला चावल क्या है भाई?
कौन सी ऋतु में बोया जाता है? चावल जो है वो खरीफ फसल है। कौन सी फसल है भैया? खरीफ फसल। हमें सबको पता है, 10वीं से हम पढ़ते आ रहे हैं, खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? चावल खरीफ फसल है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? ठीक है, जो भारत में अधिकतर जनसंख्या है वो किस पर निर्भर करती है? चावल पर। ये बात आप याद रखो, चावल पर जनसंख्या क्या करती है हमारी? निर्भर करती है। ठीक, उसके बाद आपने क्या लिखना है? तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों? पॉइंट बनाते जाओ कि जो चावल है वो कौन सी फसल है भैया? उष्ण, अब उष्ण कटिबंधीय तो है ही, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय। आर्द्र कटिबंधीय का मतलब समझ रहे हो कि इसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। अगर मैं उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल देखूं तो ये आपको उष्ण कटिबंध तो मैंने बता दिया था, ठीक है, कि 23.5 डिग्री तक उष्ण कटिबंध रहता है। तो उष्ण कटिबंध में पानी वैसे भी फसलों को अधिक चाहिए होता है, वहां पे मूसलाधार बारिश होती रहती है और सूरज पूरे मतलब साल चमकता रहता है। तो उष्ण आर्द्र का मतलब क्या है कि इसे वर्षा ज़्यादा चाहिए, ये बात याद रखना। तो उष्ण आर्द्र फसल होने के बावजूद भी जो ये फसल है, ये बात याद रखनी है, इसके अंदर उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल होने के बावजूद भी इसमें कितनी किस्म है? 3000 किस्म है। अभी भी आप यहाँ देख लो, ठीक है, धान जो है अलग अलग तरीके से बोया जा रहा है। मुच्छल धान अलग होता है, ठीक है, अलग अलग वैरायटीज़ हैं। मुच्छल धान है, क्लियर, 21-13 हैं, क्लियर, और बासमती है। कौन सा है भाई? बासमती है। तो अलग अलग तरह की किस्में हमारे पास हैं, क्लियर। तो ये क्लियर हो गया चावल का तीसरा पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चों? सबसे पहला पॉइंट था भैया, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? पहला पॉइंट हमने लिखा खरीफ फसल। कौन सी फसल? खरीफ। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा? खरीफ फसल। और दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था अभी? ठीक है, अच्छा, जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करती है? चावल पर। सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करती है? चावल पर। और तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा? ये आर्द्र उष्ण, ठीक है, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय पौधा है और इसमें कितनी वैरायटीज़ हैं? 3000 वैरायटीज़ हैं, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। उसके बाद आप क्या लिखोगे अगले पॉइंट में? क्लियर, यह कहाँ कहाँ बोया जाता है? अगर आप देखोगे तो अगर बोए जाने की बात लिखते हो आप इसके अंदर, तो ये पूर्वी भारत में आर्द्र भागों से लेकर कहाँ कहाँ बोया जाता है? पूर्वी भाग जो हैं हमारे वो आर्द्रता से लबालब हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ। पूर्वी भाग के आर्द्र भागों से लेकर, कहाँ से लेकर? आर्द्र भागों से लेकर कहाँ पर? शुष्क भागों, शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र। शुष्क परंतु कैसे क्षेत्र हैं भैया? शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र जो हैं हमारे, कैसे क्षेत्र हैं भैया? सिंचित क्षेत्र। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, ये सभी किस में आते हैं भैया? शुष्क क्षेत्रों में आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है? सिंचाई, क्योंकि यहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, इसीलिए इसको शुष्क क्षेत्र में डाला जाता है। तो लेकिन यहाँ पे सिंचाई पूरी है, ठीक है, रक्षित सिंचाई भी हम लोग करते हैं और साथ में उत्पादक सिंचाई भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चावल का जो फैलाव है वो आपको मैं मैप के थ्रू बताऊं तो चावल का फैलाव अगर आप देखोगे तो वो चावल का फैलाव इस तरीके से, ये भारत है मान लो, ठीक है, थोड़ा सा अजीबोगरीब भारत में बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो भाग थे ये तो हैं आर्द्र भाग, ठीक है, और ये जो अगर भारत और हरियाणा देखोगे, राजस्थान देखोगे और आप पंजाब देखोगे तो ये शुष्क इलाके हैं। तो शुष्क हैं, लेकिन यहाँ पे सिंचाई का अच्छा साधन है, क्योंकि आपको पता सतलुज होगी, ठीक है, और हरियाणा के अंदर यमुना से जो, ठीक है, हथनीकुंड बैराज से जो क्या एंटर करती है अंदर, नहर एंटर करती है, ठीक है। तो वो हमारे पास नहर हैं, भाखड़ा नहर जिसे बोला जाता है। तो हमारे पास नहर हैं, तो हमारे पास सिंचाई के साधन हैं। तो सिंचाई के साधन होने के कारण हम लोग चावल की अच्छी किस्में बो पाते हैं। तो ये बात याद रखना। तो इसका फैलाव जो है वो पूर्वी भागों से लेकर दक्षिणी भाग में भी है। अब दक्षिणी भाग की कहानी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप शुष्क भागों में देखोगे तो वहाँ भी चावल बहुत तेज़ी से अपना मतलब पैर पसारता है और वहाँ पर बोया जाता है। अगर आप दक्षिण राज्यों में देखोगे, ठीक है,
तो दक्षिण राज्यों में और पश्चिम बंगाल में, दक्षिणी राज्य और पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो आएगा वो आएगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्वी भाग मतलब पूर्वी दक्षिणी भाग में आ जाएगा, ये बात याद रखना। या उत्तर पूर्वी भाग में डाल दो आप उसको, उस तरीके से मैप को बनाने का डिज़ाइन करने की बात है कि उत्तर पूर्वी इलाके में वो आ जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी भागों में, सॉरी पश्चिमी भागों में नहीं, आप क्या कहोगे अब यहाँ से कि दक्षिणी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में और आर्द्रता के कारण, ठीक है, आर्द्रता का लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर नमी का लेवल बहुत ज़्यादा है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो आर्द्रता ज़्यादा का होने के कारण, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण पश्चिम बंगाल, और उसका कारण एक समुद्र भी है, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी राज्यों में चावल की करीब करीब 3 फसलें उठा ली जाती हैं। मतलब वहाँ पे तरह तरह की वैरायटीज़ नहीं बोई जाती, क्या बो देते हैं अनाज में, चावल ही बो देते हैं, ठीक है। 3 फसलें तक उगाई जा सकती हैं, ये बात याद रखना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन दक्षिण भारत में कितनी, अगर दक्षिण भारत में देखोगे तो 3 या 4 से 3 फसलें उगाई जा सकती हैं। और पश्चिम बंगाल में जो 3 फसलें लेते हैं उन्हें क्या क्या बोला जाता है, औस, अमन और बोरो। याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 1 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो पश्चिम बंगाल में धान की खेती होती है उनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, औस, अमन और बोरो। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। और खरीफ की फसल मैंने बताई दी कि जो अपना उत्तरी भारत है और दक्षिणी, उत्तर और पूर्वी भारत है, वहाँ पर मतलब क्या है, ये एक खरीफ फसल में उगाई जाती है। लेकिन दक्षिण भारत में क्या चावल एक ही किस्म से उगाया जाता है या एक ही फसल होती है, नहीं, वहाँ पे बहुत अधिक फसल, सॉरी 3 या 3 से अधिक बार हम फसलें इसकी उठा सकते हैं, ठीक है। तो चावल भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब बोया जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के करीब, ठीक है। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आ जाता है तब हमारे जब देश के जब उत्तर पश्चिमी भाग हैं उसमें बोया जाता है। किसमें बोया जाता है भाई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में पंजाब हरियाणा में कब बोया जाता है, ये पंजाब हरियाणा में देखोगे आप तो पंजाब हरियाणा हिमाचल के अंदर या ये फसलें कब बोई जाती हैं, ये फसलें बोई जाती हैं भैया दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आ जाने से, ठीक है। तो इतने पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए, ये बात आप याद रखना। अब हम करते हैं आगे, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे आप कि चीन के बाद उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। चीन के बाद भारत में, भारत का जो स्थान है वो कितना है भैया दूसरा। कितना है भाई, चीन के बाद भारत में कितना स्थान है भैया, भारत का दूसरा स्थान है चीन के बाद, ठीक है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, और ये बात आपने लिख देनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाटा लिखो चाहे ना लिखो, आंकड़ा लिखो चाहे ना लिखो, क्लियर। और भारत में जो है किस राज्य का सबसे पहला स्थान है, भारत में जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है भैया, पश्चिम बंगाल, जो सबसे अधिक खेती करता है। लेकिन अगर आप कहोगे प्रति हेक्टेयर भूमि के हिसाब से कौन करता है, पंजाब। कौन करता है भाई, पंजाब और हरियाणा। अगर आप उनका एरिया देखोगे तो एरिया के हिसाब से ज़्यादा खेती कौन कर रहा है, पंजाब कर रहा है और हरियाणा कर रहा है। लेकिन अगर सबसे बड़ा राज्य देखोगे जो इसकी खेती करता है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। कौन सा है भाई, पश्चिम बंगाल है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब आ जाता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब है, प्रति हेक्टेयर में क्या है, पंजाब है, तमिलनाडु, ये याद रखो भैया, ठीक है। अगर उत्पादक में देखोगे तो प्रमुख चावल उत्पादक राज्य लिस्ट बना लो इसकी भैया, कुछ भी आ सकता है पेपर में। चावल उत्पादक पहला कौन सा है भैया, वेस्ट बंगाल है। अगर दूसरा देखोगे तो फिर यूपी है, और यूपी के बाद तीसरा देखोगे तो आप कौन सा है, यूपी के बाद है भैया पंजाब, ठीक है। लेकिन प्रति हेक्टेयर में देखोगे आप, प्रति हेक्टेयर मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से कि जितना एरिया आपके पास है, अगर मैं उसका अनुपात निकाल लूँ कि उतने एरिया में प्रति हेक्टेयर पर कितना हो रहा है, तो फिर वो उसमें सबसे ज़्यादा कौन आ जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा आता है भैया पंजाब। उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, पंजाब और तमिलनाडु, ठीक है। इस प्रति हेक्टेयर के पॉइंट को मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब प्रति हेक्टेयर का मतलब समझो, मान लो मेरे पास 1000 हेक्टेयर भूमि है। कितनी भूमि है भाई, 1000 हेक्टेयर भूमि है। उसमें मैं 1 हेक्टेयर में करीब करीब, ठीक है, 200 केजी
200 केजी या सिंपल एक डाटा ले रहे हैं हम, 200 केजी जो है धान की खेती कर देते हैं। कितनी कर देते हैं भैया? 200 केजी की धान की खेती कर देते हैं 1 हेक्टेयर में, मतलब प्रति हेक्टेयर में 1000 हेक्टेयर पर। लेकिन अगर आप देखोगे, अब इसको ध्यान समझना भैया, प्रति 1000 पर है नहीं है। अब आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में मान लो भूमि है 2000 हेक्टेयर। कितनी भूमि है भैया? 2000 हेक्टेयर, और उसमें 1 हेक्टेयर पर हम फिर कितना करें? 200 केजी। अब एक बात बताओ, इधर तो 2000 हेक्टेयर भूमि थी और वहाँ कितनी भूमि थी भाई? 1000 हेक्टेयर। 1000 हेक्टेयर पर जब 1 हेक्टेयर हम निकाल रहे थे, हम 200 केजी की खेती कर रहे थे। अब 2000 हेक्टेयर पे भी हम कितनी खेती कर रहे हैं? 200 केजी। तो हमारे पास 2000 हेक्टेयर पे भी हम उतनी खेती कर रहे हैं जितनी 1000 हेक्टेयर पे कर रहे थे। तो इसका मतलब प्रति इकाई जो उत्पादन है ज़्यादा किसका है? पंजाब का है। तो ये बात याद रखना, किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? उसके बाद आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा इसमें जोड़ना है। क्लियर? तो ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है ये। ठीक है, अगर मैं कहानी बताऊं, अगर पंजाब और हरियाणा में ये बात डाल दो कि पंजाब और हरियाणा में जो धान की खेती शुरू की गई थी वो हरित क्रांति के बाद की गई थी। ठीक है, किसके बाद की गई थी? हरित क्रांति के बाद 1970 में। याद रखना, क्योंकि यहाँ की ये फसलें नहीं हैं, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आर्द्र भूमि में ही हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमने सिंचाई के साधन अवेलेबल करा के तो पंजाब और हरियाणा को भी कैसा बना दिया? धान के लिए उपयोगी बना दिया। किसके लिए बना दिया? धान के लिए उपयोगी बना दिया। लेकिन यहाँ पर धान किस लिए बोया जा सका, उसके कारण था सबसे पहला, हमने जो उत्तम किस्म के बीज यूज किए। क्या यूज किए? उत्तम किस्म के बीज। ठीक है, दूसरा क्या था? सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए। सिंचाई के साधन। और तीसरा कीटनाशक का प्रयोग। ठीक है, और साथ ही साथ जो पौधों की प्रतिरोधकता क्षमता थी उसको बढ़ा दिया गया। फसलों में रोग प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ये 4 कारक हैं भैया। पहला क्या है भैया? उत्तम बीज हो गया। दूसरा सिंचाई के साधन। दूसरा क्या है? सिंचाई के साधन। तीसरा कीटनाशक। इन सब का इस्तेमाल करके, याद रखना, उत्तम बीज हो गया, सिंचाई हो गया, कीटनाशक, और साथ में रोग प्रतिरोधकता। ठीक है, फसलों की रोग प्रतिरोधकता को बढ़ा दिया गया। और इस सब के कारण, इन सब कारकों के कारण क्या हो सका? जो ठीक है, इन सब चीज़ों के कारण क्या हो सका? पंजाब और हरियाणा में धान का उत्पादन क्या हो सका? धान का उत्पादन बढ़ सका। ये बात आप याद रखना, धान का उत्पादन बढ़ सका। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि धान की खेती किस हिसाब से लिखनी है, किस हिसाब से नहीं लिखनी। क्लियर? तो धान की खेती बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, आप अच्छे से इसको कंप्लीट करें। सबसे बड़ी यही है कि धान की खेती मैंने किस हिसाब से बताई, उस हिसाब से लिख लो इसको। ठीक है, सबसे पहला खरीफ की फसल है। उसके बाद जनसंख्या का बहुत बड़ा जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो है वो इस पर निर्भर रहता है। 3000 से अधिक फसलें हैं इसके अंदर। ठीक है, पूर्वी भागों में, आर्द्र भाग से लेकर शुष्क भागों में यह बोया जाता है। लेकिन तमिलनाडु जैसे दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल में कई बार 3 फसलें ले ली जाती हैं। उसके बाद पंजाब हरियाणा में देखोगे आप तो इसका उत्पादन क्यों बढ़ा है? पंजाब उत्पादन में 1970 के बाद उत्पादन बढ़ने का कारण क्या है? आपने उच्चतम बीजों का इस्तेमाल किया। उच्चतम बीज के साथ साथ आपने क्या क्या इस्तेमाल किया? उच्चतम बीज के साथ साथ आपने कई चीज़ें इस्तेमाल की। रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ा दी, और रोग प्रतिरोधकता क्षमता के बढ़ाने के साथ साथ आपने कीटनाशक बढ़ा दिए। तो ये सब कारण थे जिसके कारण क्या हुआ है? हरियाणा में और पंजाब में जो है प्रति हेक्टेयर भूमि पर अधिक उत्पादन होना शुरू हुआ। किसका? धान का। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल की खेती को कंप्लीट करो। दूसरे नंबर पर है हरियाणा में। अगर इंडिया में देखोगे
प्रति हेक्टेयर पंजाब के पास है, और अगर कुल भूमि के हिसाब से देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु क्या करता है उसके अंदर, सॉरी पश्चिम बंगाल क्या करता है, सबसे ज़्यादा इसकी खेती करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहें।